गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे इन्वायरमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़। और इसमें हम अपना फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं सेकंड लेक्चर पे, जिसमें कि हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस अपने करने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी सीरीज़ कंप्लीट भी हो चुकी हैं और भी बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं। इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप जाके वो सीरीज़ भी हमारी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में हमें बतानी है कौन से स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। वाटर में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितने अमाउंट की ऑक्सीजन चाहिए, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बिल्कुल सही है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सेकेंड है, क्लीन वाटर हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो अभी बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, क्लीन वाटर में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंपोनेंट कम होगा तो क्या होगा, बीओडी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें बोल रखा है क्लीन वाटर में जो ग्रेटर वैल्यू होती है बीओडी की, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्लीन वाटर में बीओडी कम होती है और पोल्यूटेड वाटर में बीओडी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। आंसर आ गया ए। ठीक है, आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। सॉइल इरोजन के बारे में बताना है। सॉइल इरोजन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, मतलब उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट है, इट में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस। बिल्कुल, जहाँ पे सॉइल इरोजन होगा वहाँ पे पोल्यूटेंट्स बढ़ सकते हैं। सेकेंड है, इट डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। ये वाटर और नाइट्रोजन साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। और थर्ड है, इट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी एट ए पर्टिकुलर प्लेस। बिल्कुल, अगर सॉइल इरोजन होता है तो वहाँ की हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। मान लो कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते होंगे सॉइल में, तो उसके कारण तो सारी चीज़ हो सकती है। तो आंसर क्या आ गया इसका, डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। कल ही मैंने ये क्वेश्चन बड़ी अच्छे से करवाया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में। सबसे पहले किस में आया था ये, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो मैंने बताया था, उसमें हर प्रोविजन के बारे में बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर क्या क्या होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1952 एज एन एडवाइजरी बॉडी। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था। किस एक्ट के अंदर हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। सेकंड है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं। ये भी बताया था कि एक बताया था नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक बताया था स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में चेयरमैन होते थे प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट में क्या थे, चीफ मिनिस्टर। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज चेयरमैन नहीं है। मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या है, वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट भी रॉन्ग है और सेकंड भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, सी, मतलब थर्ड सही है। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल, आप नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री में कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकते जब तक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का आपको अप्रूवल ना मिल जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इसका आंसर सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। वर्ल्ड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1984। देखो, वर्ल्ड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई कब, 1984 में। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर साउंड मैनेजमेंट इन बिजनेस सेक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बिजनेस सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये थी। ठीक है, पहला अटेम्प्ट था जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया था कि वो कैसे बिजनेस सेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। तो ये किसने ऑर्गेनाइज़ की थी, तो ये किसने ऑर्गेनाइज़ की थी, ये ऑर्गेनाइज़ की थी यूएन ने। जिसने ऑर्गेनाइज़ की थी, यूएन ने ऑर्गेनाइज़ की थी। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। ठीक है,
जिससे कि हमारी मैन पावर वेस्टेज कम हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, पोल्यूशन का लोड कम हो, और जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका जुडिशियस यूज़ हो। तो ये सारी ही चीज़ें उसमें थी, ठीक है। तो यूएन ने ये वर्ल्ड इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज बट टर्न आउट टू बी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को डेली फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप उसको भी फॉलो कर रहे हो, साइंस टैग का भी आपने लेक्चर देखा, तो आप ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से कर लोगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें, हाँ, अगर आपने इन्वायरमेंट के PYQ भी देखे हैं उसमें भी मैंने करवाया ये। क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहाँ पे करवाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वहीं पे मैंने बताया था किगाली अमेंडमेंट, इसी में किया गया था किगाली अमेंडमेंट। ये किसके लिए था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए था ये, और इसकी जगह क्या यूज़ करने थे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में ये पता चला कि जो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन को तो डिप्लीट नहीं करते हैं, ओजोन तो डिप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये ग्रीन हाउस कोजिंग पोटेंशियल इनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर हुआ कि इनको भी रिडक्शन करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट करना चाहिए। तो फिर 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट किया गया, और क्या आ गया? किगाली अमेंडमेंट उसको बोला गया, जिसमें हमें 2047 तक 80% रिडक्शन करना है। किसका? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करने के लिए आया, ठीक है। तो कौन सी थी वो? अभी बताया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कौन सी है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये पूरा मैं करवा चुकी हूँ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बताना है। फर्स्ट है, इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नहीं, ये सेंट्रल सेक्टर नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सी है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकेंड है, बेनिफिट्स आर बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन बाई ग्राम सभा। बिल्कुल, यहाँ पे जो वो होते हैं, जो बेनिफिशरीज होते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अर्बन में कौन सी मिनिस्ट्री है? हाउसिंग अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। मीथेन जो कि ग्रीन हाउस गैस है, इस प्रोड्यूस नेचुरली फ्रॉम विच सोर्सेज। किस किस से होती है? पैडी फील्ड से बिल्कुल निकलती है, कोल माइन से भी निकलती है, और गार्बेज डंप से भी निकलती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो हमारी फॉसिल फ्यूल कंबशन से ही निकलती है, ठीक है। तो 57 का क्या होगा? डी, हर एक जगह से निकलती है मीथेन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं कंजर्व करना। मतलब मान लो कि आप, ये फॉरेस्ट है, मान लो कुछ एरिया में फॉरेस्ट है, तो उस टोटल फॉरेस्ट के को ही बाउंड्री बना देना, उसी में जो भी है उसको प्रोटेक्ट करना। एक होता है एक्स सीटू में क्या होता है? प्लांट्स के जैसे कि सीड्स हो गए, उनको लगा के हमने किसमें? बोटेनिकल गार्डन में लगा दिया। तो जो बोटेनिकल गार्डन हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गए, ये क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन है, जिसमें रखा जाता है उनको पिंजरे के अंदर, मतलब एनिमल्स को और प्लांट्स को भी एज ए शोकेस रखा जाता है। और वाइल्ड लाइफ सफारी, ये सारे क्या है? इन एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो इन सीटू मतलब जो उनके नेचुरल हैबिटेट में जिनको रखा जाता है। तो फर्स्ट है, इट इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ ओनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट। ऐसा नहीं है, टेरेस्ट्रियल मेराइन जो भी हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। तो फर्स्ट हो गया रॉन्ग। सेकेंड है, बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर पार्ट ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। बिल्कुल ये पार्ट है। और जैसे कि बोटेनिकल गार्डन हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गए, और वाइल्ड लाइफ सफारी होगी, तो ये सारे क्या हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्या बोलता है? पोल्यूटेंट और किस ये डिजीज से रिलेटेड है, ठीक है। ये पोल्यूटेंट कौन से डिजीज करता है? कोल डस्ट न्यूमोकोनोसिस करती है, बिल्कुल। कॉटन डस्ट बिचनोसिस करता है, बिल्कुल। और मरकरी जो है वो मीनामाटा डिजीज करती है, बिल्कुल। तो ये तीनों ही सही हैं। इसी के ऊपर मीनामाटा कन्वेंशन भी हुआ था, जो ये ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। आंसर क्या आ गया? डी। और शायद जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं मीनामाटा कन्वेंशन को, ये जाके देखना, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। सेटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट विल रिक्वायर मैंडेटरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। किसके लिए हमें मैंडेटरी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? तो वेस्ट इंसिनरेटर्स, मतलब जो ये वेस्ट इंसिनरेटर हैं, बिल्कुल उसके लिए पड़ेगी। क्रूड ऑयल रिफाइनरी उसके लिए भी पड़ेगी। थर्मल पावर स्टेशन उनके लिए भी पड़ेगी, ठीक है। और किस किस के लिए पड़ेगी? इनको तो तीनों के लिए पड़ेगी। इसके अलावा पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग पोर्ट लगा रहे हो, ट्रेडिंग पोर्ट, केमिकल इंस्टॉलेशन,
माइनिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर किसी से निकल रहा है तो इंडस्ट्री में, मोटरवेज, मेजर रोड्स, ठीक है। तो ये सारे अगर आप करोगे तो आपको जो ये ज़रूरी वहाँ से क्या लेना पड़ेगा, मैंडेटरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये किस एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये मिनिस्ट्री थी। और देखो अभी अमेंडमेंट हुआ है किसमें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में अभी क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें क्या है, देखो इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हैं जो कि अभी बता देती हूँ मैं, ठीक है। अभी जो पब्लिक हियरिंग का टाइम है, वो 30 से 20 डेज़ कर दिया गया है, ठीक है, ये डाइल्यूट कर दिया गया है। दूसरी चीज़, अभी पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस या पोस्ट क्लियरेंस कंप्लायंस है, ठीक है, मतलब आप पहले प्रोजेक्ट शुरू कर दो, उसके बाद क्लियरेंस ले लो, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस भी अलाउड कर दिया गया है, ठीक है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस अलाउड कर दिया गया है। इसके अलावा आपको कोई भी कंप्लायंस रिपोर्ट है वो एनुअली सबमिट करनी है, एनुअली कंप्लायंस रिपोर्ट। पहले क्या थी, हर 6 मंथ में आपको रिपोर्ट देनी पड़ती थी, लेकिन अभी इसको एनुअल कर दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक जो रिपोर्टिंग करती थी वॉयलेशंस की या नॉन कंप्लायंस की, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, अब पब्लिक की बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एक्सक्लूड्स रिपोर्टिंग वॉयलेशंस और नॉन कंप्लायंस बाय पब्लिक, ठीक है, वॉयलेशन एंड नॉन कंप्लायंस बाय पब्लिक, ठीक है, तो ये भी अभी एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से क्लियर हो सकें, ठीक है। तो आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताना है, ठीक है। फर्स्ट है, इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट। एक चीज़ याद रखना, ऑलवेज अपराइट केवल एक ही पिरामिड होता है, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। केवल एक ही पिरामिड अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट एक ही पिरामिड होता है, वो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, याद रखना, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, और कोई भी नहीं होता है। तो ये हो गया गलत, पहली स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, और पहली स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, आंसर आ गया हमारा डी, ठीक है। सेकंड है, इन ऑल इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड द पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट। अभी बताया केवल एक ही ऑलवेज अपराइट होता है, तो ये भी गलत हो गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन्वर्टेड, देखो मैंने अभी बताया ऑलवेज अपराइट होता है एनर्जी का पिरामिड, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, क्या बोलता है, कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताना है। कोरल ब्लीचिंग के क्या क्या कारण है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन के कारण हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स के कारण हो सकती है, बिल्कुल, और एक्सपोजर हो जाए यूवी रेडिएशन का, उसके कारण भी हो सकती है। तो तीनों ही कारणों के कारण हमारी जो कोरल ब्लीचिंग है वो हो सकती है, मतलब कोरल्स अपने कलर को मतलब छोड़ सकती हैं। ये क्या होती है, मल्टी कलर्स होती हैं, तो अगर ये ब्लीच होगी मतलब तो ये बिल्कुल इनका कलर फेड हो जाएगा, तो ये मर सी जाएंगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तो इन सब के कारण हो सकती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ हाई यूजेज ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। अगर हम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके क्या क्या पॉसिबल कंसिक्वेंसेज हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ सॉयल ऑर्गेनिज्म, क्या उससे जो सॉयल ऑर्गेनिज्म है वो लॉस हो जाएंगे, बिल्कुल वो क्या हो जाएंगे, वो लॉस हो सकते हैं सॉयल ऑर्गेनिज्म। इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ नॉन नेटिव प्लांट्स, ये ज़्यादा करेंगे तो नॉन नेटिव प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं, सॉयल में इम्बैलेंस आ जाएगा, सॉयल के माइक्रोब्स भी मर जाएंगे और वहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट चेंज हो जाएगा, तो जो नेटिव प्लांट्स हैं वो मतलब नॉन नेटिव प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाएगी और नॉन नेटिव प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ब्लू बेबी सिंड्रोम बिल्कुल इसी के कारण होता है, नाइट्रोजन के कारण। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, माइकोराइजा के बारे में बताना है। माइकोराइजा के बारे में बताना है। फर्स्ट है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, तो याद रखना ये किसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, फंजाई एंड ग्रीन प्लांट, फंजाई एंड ग्रीन प्लांट के बीच में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, ना कि एल्गी एंड बैक्टीरिया के बीच में। सेकंड, माइकोराइजा असिस्ट द होस्ट प्लांट, देखो यही ना, माइकोराइजा असिस्ट द होस्ट प्लांट विद अपटेक ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के लिए अपटेक के लिए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया बी, ठीक है, आंसर क्या आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कंसिक्वेंसेज है, मतलब रिजल्ट क्या क्या डिफॉरेस्टेशन से। फर्स्ट है अफेक्ट द लोकल क्लाइमेट ऑफ एन एरिया बाय रिड्यूसिंग द इवेपोरेटिव कूलिंग, ये क्या है, लोकल क्लाइमेट को अफेक्ट करता है किसी भी एरिया के इवेपोरेटिव कूलिंग को कम करके, ठीक है, इवेपोरेटिव कूलिंग को कम करके।
बिल्कुल ऐसा करता है। सेकंड है इंक्रीज इन रेट ऑफ अक्रेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट, अगर डिफोरेस्टेशन होता है तो बिल्कुल ड्राउट और फ्लड्स भी बढ़ जाएंगे। इंक्रीज इन अंडरग्राउंड वाटर टेबल, देखो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है ना वो कम हो जाएगी, अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर डिफोरेस्टेशन बढ़ेगा मतलब पेड़ पौधे कम होंगे, इसका मतलब पेड़ पौधों के कारण क्या होती है, बारिश होती है, तो जो रेनफॉल होती है वो क्या होगी, कम होएगी। अगर रेनफॉल कम होएगी तो पानी जो परकोलेट करके जाता है अर्थ में तो वो परकोलेशन कम हो जाएगा, अगर वो परकोलेशन कम होगा तो जो वाटर टेबल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वाटर टेबल, क्या लिख रही हूँ मैं, लोअर वाटर टेबल। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, तो बी आ गया आंसर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड सबसे पहले ये 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर डेवलप किया गया। देखो मिनिस्ट्री रॉन्ग है, 1985 में डेवलपमेंट किया गया था, 7th 5 ईयर प्लान था तब, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज इन टोटलिटी बाय इन्वॉल्विंग लोकल पीपल एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल ये जो था यही था। ठीक है, मतलब मेन था, इसी के अंडर था ये, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या आ गया, बी। आंसर क्या आ गया, बी। वेस्टलैंड को डेवलपमेंट करने के लिए था नॉन फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, ये था इसका बी आंसर। तो अब बताओ कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अभी नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर है। देखो जब ये 1985 में स्टैब्लिश किया गया तब ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर था, लेकिन 1992 में जब हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बन गई तो उसके बाद ये कौन से उसमें हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। किस में डाल दिया गया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इसको डाल दिया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है, लेकिन जब ये बना तब इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में ही रखा गया था। ठीक है, तो अभी है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, बायो मैग्निफिकेशन के बारे में बताना है। बायो मतलब लिविंग बींग्स में, मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ जाना, किस चीज़ का, मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनका इंक्रीज हो जाना। ठीक है, फर्स्ट है इट रिप्रेजेंट एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। देखो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का इन्वर्टेड पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड मतलब ऐसे होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक क्या हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मेन चीज़ तो वही होगी ना, तो बिल्कुल ये सही है। सेकंड है नॉन डिग्रेडेबल एंड फैट सोल्यूबल पोल्यूटेंट लेड टू बायोमैग्निफिकेशन, बिल्कुल जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं और फैट सोल्यूबल पोल्यूटेंट होते हैं वो मेनली बायो वो करते हैं, और वो क्या होते हैं, एक्सक्रीट भी नहीं होते। इसके अलावा क्या होते हैं, नाइदर एक्सक्रीटेड और नाइदर एक्सक्रीटेड नॉर मेटाबोलाइज्ड, ना उसको मेटाबोलाइज होते हैं, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टी होती हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, DDT इसका एग्जांपल मान लो सबसे फेमस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, GIZ के बारे में बताना है, GIZ के बारे में बताना है। ठीक है, फर्स्ट इट प्रोवाइड फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस टू बेसिक डेटा अबाउट द जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, बिल्कुल ये फ्री एक्सेस देता है जीनोमिक सीक्वेंस इन्फ्लुएंजा वायरस की। इसको जो मैनेज कर रहा है डेटा को वो WHO कर रहा है। देखो WHO जो है इसको टेक्निकल ओवरसाइट दे रहा है, ये क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स में करवा चुके हैं। ये इसको क्या दे रहा है, टेक्निकल ओवरसाइट दे रहा है। इसका जो डेटा है वो मैनेज कौन कर रही है, जर्मनी कर रही है, जो कि इसकी होस्ट है। ठीक है, जर्मनी इसकी होस्ट है, ऑफिशियल होस्ट, और वही इसके डेटा को भी मैनेज कर रही है। ठीक है, और तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। थर्ड है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन, बिल्कुल। कब स्टार्ट किया गया था, 2008 में स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था, WHO ने स्टार्ट किया था, जो कंट्री भी जीनोम शेयर करना चाहती थी उनके लिए। ठीक है, तो बी आ गया आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो आपको पता ही होगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सेकंड नहीं है, सेकंड नहीं है। उसके अलावा क्या वाटर वेपर है, बिल्कुल वाटर वेपर है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है हमारा। ठीक है, वाटर वेपर भी है, वाटर वेपर है, CO2 है, मीथेन है। ठीक है, 135 ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स के बारे में बतानी है। ऑल ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड ऑक्यूपाई वास्ट एरिया ऑफ लैंड ओनली एट कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो भी ग्रासलैंड होते हैं वो वास्ट एरिया को कवर करते हैं केवल और केवल कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे। एक चीज़ याद रखना, ये कॉन्टिनेंटल, जैसे ये मान लो कॉन्टिनेंट है तो इसके इंटीरियर में ग्रासलैंड्स होते हैं,
ना कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे, एक चीज़ याद रखना, ठीक है, इंटीरियर में होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है इन इंडिया ऑल ग्रासलैंड्स आर स्टैट्यूटरली प्रोटेक्टेड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इंडिया में जितने भी ये ग्रासलैंड्स हैं वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जितने भी ग्रासलैंड है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं है, ये किसके अंडर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है। किसके अंडर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर है, या फिर कोई भी होगा तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर होगा, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। और इंडिया में तो मेनली इनको कोई कंट्रोल नहीं करता। ग्रासलैंड सबसे नेग्लेक्टेड इकोसिस्टम है इंडिया में, बहुत कम इनको कंट्रोल करता है, कॉमन लैंड है। लेकिन हाँ, अगर इसको प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर, तो हाँ ये प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, नहीं तो इनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाई ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, एक मतलब केमिस्ट्री की प्रोसेस जहाँ पे मिनिमम पोल्यूशन हो, इन्वायरमेंट हो क्या हो, मिनिमम पोल्यूशन हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये समझ लो, ठीक है, प्रोसेस ए प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वुड ब्रिंग अबाउट मिनिमम पोल्यूशन और डिटोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। 72 पे आ जाते हैं। इफ़ यू वांट टू सी एशियाटिक लाइन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको पता ही है कहाँ पे जाना पड़ेगा, गिर फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ जाना पड़ेगा, गिर फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। और जो ये गिर नेशनल पार्क है, जो ये एशियाटिक लाइन है, इनका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, इंडेंजर्ड है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, WPA में शेड्यूल 1 में है, ठीक है, तो ये इनका स्टेटस हो गया, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर क्या क्या आता है, ठीक है। फर्स्ट है इट कैन सेट द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम एनी सोर्स। ये किसी भी सोर्स से पोल्यूटेंट के स्टैंडर्ड को मतलब एमिशन से के स्टैंडर्ड को सेट कर सकते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है इट कैन ले डाउन द प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस, बिल्कुल। थर्ड है इट कैन कंपेल ए स्टेट गवर्नमेंट टू टेक प्रायर अप्रूवल फॉर डायरेक्टिंग एनी फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज। ये किसी भी स्टेट को कंपेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने बोला ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, तो जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं है, ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1981 के अंडर, या फिर जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था 1988 के अंडर। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं है। वैसे ये स्टेटमेंट सही है कि ये कंपेल कर सकते हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर यूज़, अगर वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही है, तो येस वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेल कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को प्रायर अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है। तो थर्ड इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि ये दूसरे एक्ट में आती है, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। अब ये साइड वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70, इसमें ग्रासलैंड्स के बारे में है। तो वर्ल्ड में डिफरेंट ग्रासलैंड्स को डिफरेंट नाम से जाना जाता है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि वेल्ड्स हैं, वो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में बोले जाते हैं। वेल्ड्स कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। एक है पुस्ता कहाँ पे बोले जाते हैं, हंगरी में। पैम्पास कहाँ पे बोले जाते हैं, साउथ अमेरिका में कहाँ, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। उसके बाद स्टेपीज़ कहाँ पे बोले जाते हैं, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था या सेंट्रल उसमें, ठीक है, फॉर्मर सोवियत यूनियन वाले एरिया में। और प्रेरीज कहाँ बोले जाते हैं, ये सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में बोले जाते हैं प्रेरीज। तो ये डिफरेंट ग्रासलैंड्स के नाम हैं जो अलग अलग जगह पे बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्या बोलता है, यूट्रोफिकेशन में कौन सा कंट्रीब्यूट करता है। यूट्रोफिकेशन क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाना, न्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। फर्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल। अनट्रीटेड सीवेज, बिल्कुल। डिटर्जेंट कंटेनिंग फॉस्फोरस, बिल्कुल। और डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, बिल्कुल। जिसमें भी न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज होगा, पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करेंगे, तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। आंसर क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। एसिड रेन के क्या क्या इंपैक्ट हैं, एसिड रेन के क्या क्या इंपैक्ट हैं। फर्स्ट है प्री मैच्योर एजिंग ऑफ लीव्स जो है वो उसकी प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, तो बिल्कुल ये है। सेकंड है हाई प्रोडक्शन ऑफ लाइकेन ऑन अफेक्टेड एरिया, हाई प्रोडक्शन ऑफ लाइकेन ऑन, नहीं देखो लाइकेन क्या होगा, लाइकेन जो होता है पोल्यूशन का इंडिकेटर है, जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं ग्रो करेगी, ठीक है। तो हाई प्रोडक्शन नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ए, ठीक है। थर्ड है इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस केसेस, बिल्कुल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। द गैस इज ए लंग इरिटेंट दैट कैन लेड टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज इन चिल्ड्रन, इज टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज, हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर एंड मेटल। ये गैस जो है लंग इरिटेंट भी है,
और इन सब चीज़ों में भी वो करती है। सेकंड है इट प्रोड्यूसेस एन इरिटेंट आई हेज इन ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेस। तो वो गैस कौन सी है? तो वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी है वो गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो लंग को भी इरिटेशन करती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी करती है चिल्ड्रन में, और हार्मफुल है बहुत सारे टेक्सटाइल के लिए, मेटल्स के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। स्टॉकहोम कन्वेंशन में करवा चुकी हूँ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या है, किसके लिए है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। कब हुई थी? ये तो 1972 में हुई थी, ठीक है। और इससे कौन सा डॉक्यूमेंट निकला था? आउटकम डॉक्यूमेंट निकला था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ठीक है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। और इंदिरा गांधी जी ने इनको अटेंड किया था, और इसका मेन जो आउटकम था वो था UNEP। इसका जो मेन आउटकम था वो था UNEP बना था यहाँ से, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यहीं से निकला था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 से, ठीक है। एक था स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए था, ठीक है, और 2004 में बना था, वो अलग है, ठीक है। और ये जो पहला दे रखा है कि सिविल एविएशन के लिए, जो सिविल एविएशन के लिए जो कन्वेंशन है उसको बोलते हैं शिकागो कन्वेंशन। कौन सा है? शिकागो कन्वेंशन है, ठीक है। और सेकंड है ये मेरीन पोल्यूशन और डंपिंग ऑफ वेस्ट के लिए कौन सा पोल्यूशन है? मेरीन पोल्यूशन और डंपिंग ऑफ वेस्ट के लिए लंदन कन्वेंशन। कौन सा है? लंदन कन्वेंशन, याद रखना। डंपिंग ऑफ वेस्ट के लिए कौन सा? लंदन कन्वेंशन। और ओजोन के लिए कौन सा था? मैंने प्रीवियस ईयर्स में बताया था, वियना कन्वेंशन, ठीक है, वियना कन्वेंशन। अगर आपने अभी तक इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज जाके नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सारी सीरीज देखो, उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे आना, ठीक है। तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा हो गया आंसर डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में बताना है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? फर्स्ट है प्रोटेक्ट, इंप्रूव एंड इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विद रिगार्ड टू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्राइबल्स, बिल्कुल ये था। सेकंड है चेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड अलोंग द कोस्टल ट्रैक्ट्स, बिल्कुल। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के बारे में बताना है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोल ओवर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और रेडिएशन जनरेटिंग प्लांट। सेकंड है इट प्रिस्क्राइब फॉर पनिशमेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। तो यस दोनों में ही है, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट दोनों के लिए, तो आंसर क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल स्पीसीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं? कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल स्पीसीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट है इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज़, बिल्कुल। सेकंड है डेवलप डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड, बिल्कुल। प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या, किसी भी एनिमल को पकड़ के और किसी मतलब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, रेस्ट्रिक्टिव सेटिंग में रखा जाता है, उसको बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। तो नेचुरल हैबिटेट में तो उसको रखा ही नहीं जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो आंसर क्या आ गया? बी। आंसर क्या आ गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है? बायोपायरेसी का क्या मतलब होता है? बायोपायरेसी का मतलब होता है ट्रेडिशनल नॉलेज को कोई उन लोगों के बिना बताए उसका फ़ायदा उठाना, ठीक है। इंडिजीनियस नॉलेज को का फ़ायदा उठाना बिना उनकी परमिशन लिए। तो ये देखो स्टेटमेंट डी क्या बोल रहा है? इट इज़ ए डिफाइंड एज ए सिचुएशन वेयर इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ नेचर ओरिजिनेटिंग विद इंडिजीनियस पीपल इज़ यूज्ड बाय अदर्स फॉर प्रॉफिट विदाउट देयर परमिशन। तो इसको बोलते हैं क्या? बायोपायरेसी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। वर्ल्ड वाटर काउंसिल, वर्ल्ड वाटर काउंसिल के बारे में बात करनी है। सबसे पहले है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन के अंडर बनी है। नहीं, ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है, 1996 में बनी है ये, ठीक है। सेकंड है द काउंसिल फोकसेस ऑन पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ वाटर सिक्योरिटी, अडॉप्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये सही है, तो आंसर क्या आ गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बताना है हमें, कौन कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जो स्टायरीफोम प्रोडक्ट है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन लेदर, शूज़ और टिन कैंस ये कौन सी हैं? ये दोनों क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। ये दोनों क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, याद रखना। टिन कैन और लेदर शूज़ दोनों क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। तो सेकंड और थर्ड तो नहीं है, आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। आंसर क्या आ गया? ए। हमें बताना था नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं। कोरवई वीविंग कहाँ की है? कोरवई वीविंग कहाँ की है? तो याद रखना ये क्या है? टेक्सटाइल वीविंग टेक्निक है। कहाँ की? तमिलनाडु की। कहाँ की है? टेक्सटाइल वीविंग टेक्निक है तमिलनाडु की, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे।
Some species of wildlife are known to play more significant role in particular ecosystem than other species. कुछ species wildlife की ज़्यादा significant role play करती हैं other species से, मतलब कुछ species they have disproportionately large effect on its natural environment related to its abundance. The loss of such species become seriously destructive to ecosystem. Such species are known as, उन species को क्या बोलते हैं, keystone species बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, keystone species बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी इकोसिस्टम के लिए अदर स्पीसीज़ के अलावा, ठीक है। एलिफेंट कीस्टोन स्पीसीज़ में आता है। इन्वेजिव स्पीसीज़ क्या होती हैं, जो कहीं बाहर से आती हैं और इंडिजिनस जो वेजिटेशन होती है उसको ग्रो नहीं करने देती। इंडिकेटर स्पीसीज़ वही हैं जो किसी पोल्यूशन को दिखाती हैं, मतलब वो वहीं ग्रो करेंगी जहाँ पे पोल्यूशन होगा नहीं होगा, कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, लंदन कन्वेंशन। अभी 2 मिनट पहले लंदन कन्वेंशन हुआ है एंड लंदन प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, अभी बताया था मैरीन पोल्यूशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मैरीन पोल्यूशन से रिलेटेड है। प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर, 2 ही मिनट पहले ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। और कब फोर्स में आया था, ये 1975 में फोर्स में आया था। क्या इंडिया इस लंदन कन्वेंशन का पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, याद रखना इस चीज़ को, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लंदन कन्वेंशन का पार्ट नहीं है इंडिया, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, स्प्रिंग शॉक क्या होता है। स्प्रिंग शॉक क्या होता है, तो स्प्रिंग शॉक क्या होता है, एसिड का इंक्रीज हो जाना, एसिड के इंक्रीज होने को बोलते हैं स्प्रिंग शॉक। रिलीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर बॉडीज ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में जब स्नो मेल्ट करती है तो उस टाइम पे सल्फ्यूरिक एसिड का रिलीज हो जाना, उसको बोलते हैं स्प्रिंग शॉक, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग शॉक, याद रखना, ठीक है, कहीं पता चले बारिश वारिश से जोड़ दो उसको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हो चुका है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज किसी भी स्पीसीज का जो किसी इन्वायरमेंट में हम उसको वो कर सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल। द कैरिंग कैपेसिटी इज डिफरेंट फॉर ईच स्पीसीज इन अ गिवन हैबिटेट, बिल्कुल अलग स्पीसीज का अलग अलग होगा, तो आंसर क्या आ जाता है, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में बताना है। फर्स्ट है, इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर अ पीरियड ऑफ 5 फिजिकल ईयर्स फ्रॉम 2020 टू 2025, ये 5 ईयर्स के लिए है, बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट प्लान है। सेकंड है, इट विल बी फंडेड ओनली बाय सेंटर एंड स्टेट, नहीं, सेंटर स्टेट और प्राइवेट, सेंटर स्टेट और प्राइवेट। सेंटर कितना करेगा, 39%, स्टेट कितना 39, और प्राइवेट 22%, सॉरी, ठीक है। तो इतना ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो केवल और केवल सेंटर और स्टेट नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है, आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, बताना है कौन सा मेथड एनर्जी को कंजर्व करेगा। फर्स्ट है, बेटर इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्कुल एनर्जी को कंजर्व करेगा। यूज़ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, देखो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का जितना यूज़ करेंगे उतना क्या होगा, बर्बादी होगी ना एनर्जी की। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे होगा ज़्यादा फायदा तो एनर्जी को, तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया, ए। यस, यू इन एलईडी का इंक्रीज़ करेंगे तब भी क्या होगा, हमारी एनर्जी कंजर्व ही होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, कंगारू रैट जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में मिलता है वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है, मतलब वो डेजर्ट में है तो उसको वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है। फर्स्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ इट्स यूरिन टू सेव वाटर, बिल्कुल ये भी करता है। सेकंड है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन इन विच वाटर इज बाई प्रोडक्ट, बिल्कुल ये दोनों ही प्रोसेस करता है हमारा कंगारू रैट, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, रमप्पा टेम्पल, अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है, तो ये रमप्पा टेम्पल कहाँ पे है, ये तो आपको पता ही होगा कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है, ठीक है। कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है। ककात्या जो अंपायर है उन्होंने बनाया था इसको कब, 1213 में, और इसको और क्या नाम दिया जाता है रमप्पा टेम्पल को, रुद्रेश्वर टेम्पल, रुद्रेश्वर टेम्पल भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिसाइडिंग डाइटी क्या है, डिटी क्या है, वो है रामालिंगा स्वामी यहाँ की प्रिसीडिंग डेटी है। और इसको रमप्पा क्यों कहा जाता है, क्योंकि 40 ईयर्स तक एक स्कल्पचर ने वहाँ पे काम किया था, जो मेन स्कल्पचर था, तो इसको उसके नाम पे रमप्पा टेम्पल इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। और जो इसकी फाउंडेशन है वो याद रखना, वो सैंड बॉक्स टेक्निक से बनाई गई है, सैंड बॉक्स टेक्निक से इसकी जो फाउंडेशन है वो बनाई गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, ओजोन लेयर डिप्लीट कौन कौन से कर सकते हैं, सॉयल फ्यूमिगेंट, इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं, हेलोन्स कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट एमिशंस कर सकते हैं, तो सारे ही क्या कर सकते हैं, सारे ही वो कर सकते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीशन में हेल्प कर सकते हैं। फोर्थ है 94th है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल वेरिएशन इन बायोडाइवर्सिटी, कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं जो कि रीजनल वेरिएशन करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। टेम्परेचर बिल्कुल, लाइट बिल्कुल, सॉयल वाटर, सारे ही क्या हैं एबायोटिक फैक्टर्स, और सारे ही के कारण हमारी रीजनल वेरिएशंस होती हैं बायोडाइवर्सिटी में, तो आंसर क्या आ जाता है, डी, ठीक है। आंसर क्या आ जाता है, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे,
प्राइमरी सक्सेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस विल बी ऑब्जर्व इफ क्लाइमैक्स इज सेड टू हैव रीच्ड। तो अगर क्लाइमैक्स आ गया मतलब लास्ट स्टेज आ गई तो क्या होगा, तो हमेशा क्या बनेंगे, फॉरेस्ट बनेंगे। चाहे कोई भी सक्सेशन हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, कोई भी सक्सेशन हो, हमेशा जो लास्ट स्टेज होगी या क्लाइमैक्स स्टेज होगी उसको क्या बनेगी, फॉरेस्ट। क्या बनेगी, फॉरेस्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। अर्थ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना है। फर्स्ट है अमंग द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डेड स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनिमल्स। याद रखना हमेशा एनिमल्स की स्पीसीज ज़्यादा है प्लांट्स से। इकोसिस्टम में क्या है, एनिमल्स की स्पीसीज ज़्यादा, 70% ज़्यादा है एनिमल्स, ठीक है। और फिर सेकंड है अमंग एनिमल्स मैमल सबसे ज़्यादा नहीं, कौन से सबसे ज़्यादा, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, मैमल सबसे ज़्यादा नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। मैमल्स नहीं है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है। आ जाते हैं 97 पे। इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड किसके लिए है। सबसे पहले है इट इज़ डेडिकेटेड फैसिलिटी विद फोकस ऑन लिस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड जो स्मॉल आइलैंड स्टेट है उनके ऊपर ये फोकस कर रहा है, बिल्कुल। सेकंड है इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट मल्टीलेटरलिज्म एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन वेक ऑफ टेंशंस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अभी ये क्या है, मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करने के लिए है और प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करने के लिए, ऐसा नहीं है। मेनली क्या है ये, इसका मेन फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, इसका मेन फोकस कहाँ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे इसका मेन फोकस है, ठीक है। 2017 में इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये इसका पर्पज़ नहीं है, तो आंसर क्या आ जाता है, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताना है। फर्स्ट है दीज कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। देखो ये रिएक्टिव नहीं होते तभी ओजोन तक पहुंच जाते हैं, रिएक्टिव होते तो नीचे ही किसी से रिएक्ट करके रह जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 2 और 3। ये नॉन टॉक्सिक भी हैं, नॉन फ्लेमेबल भी हैं, और रेफ्रिजरेटर में भी इनका यूज़ होता है, AC में भी यूज़ होता है, और प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ हो जाता है, तो आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। विद रेफरेंस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फर्स्ट सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। देखो याद रखना सबके लिए है, लेकिन जो डीप सी हाइड्रोथर्मल में रहते हैं, हाइड्रोथर्मल सिस्टम में रहते हैं, जो बिल्कुल समुद्र के नीचे रहते हैं, तो वहाँ तो सन जाता ही नहीं है, तो वहाँ पे वो मेनली केमिकल से एनर्जी लेते हैं। तो डीप सी हाइड्रोथर्मल जो होते हैं वो सन से नहीं लेते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, एक्सेप्ट उनके, और सब सन से लेते हैं, तो फर्स्ट होगी रॉन्ग। इसका मतलब सेकंड क्या है, सही है। मतलब इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस में से 50% से भी जो कम होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, और जो प्लांट होते हैं उसमें से भी 2 to 10% ही कैप्चर करते हैं, 50% कैप्चर नहीं करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग अपरूटेड और सोन ग्रीन क्रॉप्स इनटू सोइल फॉर रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल। सेकंड है मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूज्ड इन एज ग्रीन मैन्योर, बिल्कुल दोनों ही लेग्यूमिनस प्लांट्स इसमें यूज होते हैं, तो आंसर क्या आ गया, सी। तो देखो आज के भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारे टोटल जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ है उसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारे बचते हैं 300 क्वेश्चन, तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो भूलना ही मत, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करो अपने सारे घर वालों की तरफ से, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।